गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता क्या है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, आज तक जो हमारे यहाँ पर हम जानते हैं वो कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग डिजीज है। कन्वेंशनल मेथड, देखिए मैंने आपको जीन थेरेपी तक पढ़ा रखा है। अब हम जो आज नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, और आपको ये समझना है कि ये होता क्या है। देखिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम किसी डिजीज़ को अर्ली स्टेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी डिजीज़ को अर्ली स्टेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, वो क्या है। आज तक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिजीज़ डायग्नोसिस है। उसमें क्या होता है, जब एक पैथोजन, कोई भी पैथोजन यदि है, पैथोजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है, हमारे बॉडी पे अटैक करता है, तो क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। वो क्या करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है विदाउट शोइंग एनी सिम्टम और एनीथिंग। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज विंडो पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं? विंडो पीरियड। जब पैथोजन एंटर किया आपके बॉडी में, उस समय से लेकर जब तक उसने कोई सिम्टम शो नहीं किया, तो उस पीरियड में वो क्या कर रहा होता है, दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर्स, ठीक है। और जब उनके नंबर खूब सारे हो जाते हैं, सो देन दे कम आउट and start damaging our cells, और इसी कारण से our body start showing certain symptoms, ठीक है। तो हम कहते हैं we are suffering from a particular disease। तो आप जब एक डिजीज से सफ़र कर गए, तब उसके ट्रीटमेंट के लिए आप मूव करते हैं। तो जब आपको सिम्टम शो करेगा, तब जाकर आप चेकअप करवाओगे, और तब जाके आपके डिजीज़ का डायग्नोसिस हो पाएगा कि कौन सा डिजीज़ है आपके अंदर, और उसको किल करने, उस पैथोजन को किल करने के लिए फिर मेडिसिन दिया जाएगा। अभी बात बताइए, चलिए वो मेडिसिन उन पैथोजन को मार भी दिया, लेकिन उससे पहले वो बहुत सारा डैमेज भी तो कर चुका है। तो ये चीज़ ओल्ड हो चुकी है, कन्वेंशनल मेथड है। अब जो नया टेक्निक स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। उसमें क्या होता है, यदि हम जब पैथोजन एंटर किया और पैथोजन के एंटर करते ही यदि हम ये मालूम कर लें अर्ली स्टेज में ही हम ये मालूम कर लें कि कौन सा पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया है, तो फिर उसको हम आराम से किल कर सकते हैं और हमारे बॉडी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है, या कन्वेंशनल तरीका एक अच्छा तरीका है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक अच्छा तरीका है। तो आज के डेट में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक एडॉप्ट होना शुरू हो गया है। तो उसमें क्या करते हैं, they try to find out the pathogen in the early stage only when they are enter into the body of a organism, so that they can killed before they damage the body organs, any body organs। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पैथोजन एंटर किया तो अर्ली स्टेज में हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई पैथोजन एंटर किया है, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैथोजन एंटर किया है, तो फिर आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए रेगुलर आपको चेकअप करवाना चाहिए, अब आप कहोगे कि तब तो फिर वीक टू वीक हमें चेकअप ही करवाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। कॉमनली जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक है,
ये हम उन डिजीज़ के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही क्रॉनिक होते हैं डिजीज़, जैसे एड्स है, टीबी है। तो ये जो बहुत भयंकर जो रोग होते हैं, जो डिजीज होते हैं, उनके पैथोजन के मल्टीप्लाई करने का भी टाइम बहुत बड़ा होता है। उनका जो विंडो पीरियड होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है। तो यदि महीने में, मंथ में या 2 मंथ में यदि आप जाके चेकअप करवाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो फिर आपको इन पैथोजन को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो इंडियन टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, साल भर यदि हम बीमार नहीं हुए तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्यों पैसे बर्बाद करें, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप ऐसे तो थोड़े से अमाउंट पैसे दे रहे हैं, यदि कोई बहुत बड़ा डिजीज यदि आपको हो जाता है तो वो आपके कितने पैसे को डैमेज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाते रहना चाहिए। अब एक बात समझिए, अब हम बार बार कर रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अर्ली स्टेज में किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका एक तरीका है पीसीआर मेथड, इसका एक मेथड है पीसीआर मेथड। दूसरा एलिजा टेस्ट और एलिजा मेथड। ये क्या होते हैं पहले समझिए। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यदि आपको याद हो तो मैं इस चैप्टर के पहले जो इसी चैप्टर में आप इसके पहले वाले चैप्टर है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि पीसीआर एक मेथड है एम्प्लीफिकेशन के लिए। यदि आपको मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करना है किसी डीएनए सीक्वेंस को, तो आप पीसीआर मेथड से उसे कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि यदि एक छोटा सा भी अमाउंट है, तो एक छोटा सा अमाउंट यदि मान लीजिए है तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। तो यदि मैं एक जो भी कंटेंट लिया उसको पीसीआर मेथड से एम्प्लीफाई किया तो इसके मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगे। जब इसके मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगे तो फिर इनको आइडेंटिफाई करना आसान है या नहीं है। तो इसमें करते क्या है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है इसमें हम डीएनए प्रॉप्स का भी यूज़ करते हैं, अब डीएनए प्रॉप्स क्या होते हैं? डीएनए प्रॉप्स जो होते हैं, डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड लो, ठीक है, जिसके अंदर हैवी आइसोटोप्स हो, जिसके अंदर क्या हो, विच कंटेन हैवी आइसोटोप्स कहने का मतलब है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेन कर रहा हो। क्या कंटेन कर रहा हो? रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो आपने एक डीएनए प्रॉप लिया और डीएनए प्रॉप का कहने का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड विच इज कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो यदि उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज कर रहा होगा। तो मान लीजिए कि HIV है, जैसे मान लीजिए, तो HIV का जो RNA होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, वैसा कुछ और नहीं होता है। अब हमने एक डीएनए प्रॉप बनाया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है RNA HIV के RNA के। तो यदि आप इस डीएनए प्रॉप को, मान लीजिए आपके ब्लड का सैंपल लिया और उस सैंपल को पहले पीसीआर मेथड से मैंने एम्प्लीफाई कर लिया। एम्प्लीफाई करने के बाद उसके अंदर मैंने डीएनए प्रॉप डाला जो कि कॉम्प्लीमेंट्री किस चीज़ के हैं, जो HIV के RNA होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यदि आपको HIV से आप इन्फेक्टेड हैं तो आपके अंदर ये RNA प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट होगा तो ये डीएनए का जो प्रॉप जो कि कॉम्प्लीमेंट्री किसके है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है आपके कॉम्प्लीमेंट्री है RNA HIV के। तो जहाँ पे भी HIV का ये RNA होगा वहाँ जाकर ये डीएनए प्रॉब अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि ये डीएनए प्रॉब अटैच हो गया
उस सैंपल में कहीं पे भी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर HIV क्या इन्फेक्शन है। तो हमें अर्ली स्टेज में ही मालूम चल गया कि नहीं, थोड़े से अमाउंट में जब HIV है तो हम उसी जगह पर HIV को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जब हम उसे कंट्रोल कर लेंगे तो वो HIV के वायरसेस जो है वो हमारे बॉडी में और इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे, या हम किसी तरह से इसके डिवीज़न की जो प्रॉपर्टी है इसको स्लो कर दें। डिवीज़न की जो प्रॉपर्टी है उसको यदि हम स्लो कर देते हैं तो वो जल्दी डिवाइड नहीं होगा, तो उतनी संख्या उसकी कभी पहुंच ही नहीं पाएगी कि वो हमारी लाइफ को डेंजर कर सके। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि PCR इज़ ए मेथड which can be used to identify the disease like AIDS or not, which is caused by the HIV। तो इस तरीके से हम HIV को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम एक डेंजरस डिजीज़ के वायरस को पहचान सकते हैं और उसको रोकने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये केवल हम क्रॉनिक डिजीज़ के लिए कर रहे हैं। जो डिजीज़ जो आपको डेथ कॉज कर सकता है, केवल उनके लिए हम इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं। और हर एक मेथड अलग अलग क्रॉनिक डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो PCR कैसे बेस्ड होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, PCR मेथड कैसे वर्क करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एलिजा टेस्ट। एलिजा मेथड, एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एलिजा का मतलब क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट जो होता है, ये जो मेथड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है ये समझिए। जैसे मैंने कहा कि जो एलिजा टेस्ट है, एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलिजा टेस्ट होता है वो किस चीज़ में बेस्ड होता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन, इन पे बेस्ड होता है। इसमें होता क्या है, देखिए, एंटीजन कहने का मतलब है कोई भी पैथोजन है, मान लीजिए तो कोई भी पैथोजन है तो वो तो सेल का ही बना होगा, और सेल प्रोटीन का बना होगा। तो जिस भी प्रोटीन को यहाँ पर हम एंटीजन कह रहे हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक में कोई भी पैथोजन है तो वो जिस भी प्रोटीन से बन रहा होगा वो प्रोटीन एक एंटीजन कंसीडर होगा। तो उसके अगेंस्ट वर्क करने वाला एक एंटीबॉडी होती है, एक एंटीबॉडीज होता है। तो यदि हम उस एंटीबॉडीज़ को, यदि मान लीजिए हम एक सैंपल लेते हैं और गलती से उस सैंपल के अंदर वो पैथोजन है, मतलब वो पैथोजन है मतलब वो एंटीजन है, तो उस एंटीजन, उस सैंपल में जो एंटीजन है उसके साथ ये जो एंटीबॉडी है जो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए और पैथोजन के लिए है, वो जाके अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या उस पर वर्क करना शुरू कर देगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एड्स को, जो एड्स डिजीज होता है, कॉमनली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो एलिजा टेस्ट भी एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का टेक्निक हुआ या नहीं हुआ। तो दीज आर सम टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द डिजीज इन द अर्ली स्टेज और नॉट, ठीक है। तो इससे हम अर्ली स्टेज में डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं और अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो उम्मीद है कि आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि एलिजा टेस्ट क्या है, PCR क्या है, या एक दो मेथड्स का नाम लिखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आज भी हमारे देश में प्रिवलेंट नहीं है।
आज भी हम कन्वेंशनल मेथड पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एक बात देखिए, ट्रांसजेनिक कहने का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब ट्रांसफ़र, जो जीन का ट्रांसफ़र करके एक ऑर्गेनिज्म और एक एनिमल को डेवलप किया गया हो। तो एक एनिमल को जब यदि आपने किसी दूसरे का डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और नॉट। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसको यूज़ कर सकें। किसके लिए यूज़ कर सकें? ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकें। और दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स को डेवलप किया गया है ट्रांसजेनिक मेथड से, जैसे माउस है, पिग है, सीप है, काऊ है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको डेवलप किया गया है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए माउस है, तो ट्रांसजेनिक माउस जो होते हैं उन पे हम लैब में उनको यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई मेडिसिन बनाया, तो उस मेडिसिन का उनमें माउस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जो ह्यूमन जीन से डेवलप किए गए हैं, तो उसके बाद हम उन केमिकल्स को, उन मेडिसिन को ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं ताकि उनके साइड इफेक्ट हमें पहले से मालूम हो, ताकि कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो सफ़र ना करे। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रांसजेनिक और एनिमल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो कि हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कॉमनली देखिए, कोई भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट जो हम बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने बनाया और उसको एनवायरनमेंट में आप यूज़ कर देंगे, नहीं। उसका एक प्रॉपर ऑथराइजिंग कमेटी होती है जिसके बारे में बताऊंगा। जेनेटिकली अप्रूवल कमेटी होता है, जब तक उससे कमेटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो नहीं तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कॉमनली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं तो वो हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाते हैं। जैसे कि एक आपको एग्जांपल से इसको क्लियर होगा। मान लीजिए एक हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ बनाया है जिसका नाम है रोजी। जिसका नाम क्या है? रोजी। रोजी इज़ द फर्स्ट काऊ विच हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब इसको मॉडिफाई इस तरीके से किया गया है कि इसका जो मिल्क होता है वो मोर न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिटिव होता है। तो जैसे मान लो ये काऊ है, तो काऊ के अंदर जो मिल्क फॉर्म होता है तो उसके अंदर मैंने एक ऐसे जीन को डाल दिया जो अलग न्यूट्रिएंट को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके मिल्क में भी वो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे या नहीं। अलॉन्ग विद द मोर न्यूट्रिएंट ए प्रोटीन is present, a special type of protein is present in rose's milk which is called as alpha lactoalbumin. Alpha lactoalbumin ये एक प्रोटीन होता है जो इस मिल्क में मिलता है। ये प्रोटीन जो होता है वो ह्यूमन लंग्स के अंदर न्यू एल्वियोलीज को फॉर्म करने में मदद करता है। तो ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग के कारण क्या होता है, जो एल्वियोलीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं हमारे लंग्स के अंदर। तो इससे हमारा जो एक्सचेंज कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, जो गैस एक्सचेंज होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। तो यदि कोई स्मोकिंग करने वाला इंडिविजुअल इस मिल्क को ले तो ये प्रोटीन जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी के अंदर नहीं फॉर्म होता है, तो ये प्रोटीन उसके बॉडी में जाने लगेगा तो उसके न्यू एल्वियोलीज बनने शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यदि डैमेज भी होता है और नए एल्वियोलीज बनता है तो उसके जो मतलब जो डैमेज होने की मान लीजिए कि 20% डैमेज हुआ, 10% फॉर्म भी हो गया, तो 10% ही तो लॉस हुआ। तो इससे हम लॉस को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये यूज़फुल है या हार्मफुल है? ये हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप करते हैं और उससे अपने बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं।
तो जैसे फर्स्ट तुमसे पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि नेम द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजेनिक काऊ, तो उसका नाम क्या था? रोजी। और उसकी स्पेशलिटी क्या थी? उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसके अंदर एक प्रोटीन फॉर्म होता था जो लैक्टो एल्बुमिन कहलाता है, जो कि एल्वियोलिस को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्मोकर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसका मिल्क भी काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है। तो इसीलिए ये काऊ का जो मिल्क है, रोजी का जो मिल्क है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए हमें इसे यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो इस तरीके से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से ह्यूमन वेलफेयर का काम ऑब्टेन करते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इससे आगे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।